हम में से हर कोई जो इस दुनिया में है, वह अपनी ज़िंदगी का अर्थ, अपने अस्तित्व का अर्थ जानने की कोशिश करता है। और स्वाभाविक रूप से यह सवाल आता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में क्यों शामिल हूँ? और आगे क्या होगा? मैंने विश्वविद्यालय में इतिहास संकाय में दाखिला लिया। मैंने इतिहास पढ़ा, मुख्य रूप से। मैं इतिहास में, कहें तो रोमन साम्राज्य के पतन के इतिहास में विशेषज्ञता रखता था। यह पतन का दौर मान लीजिए 5वीं सदी है और यह लगभग उच्च मध्ययुगीन युगों में समाप्त होता है, यानी 13वीं 14वीं सदी। यही वह दौर था जिसमें मेरी रुचि थी। और साथ ही यह दौर कुछ रोमांटिक भी है। वहाँ शूरवीर ड्रैगन होते हैं। अब बेशक ये कितना वास्तविक है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन उस समय उस उम्र में यही चीज़ मुझे आकर्षित करती थी। तो आप शिक्षा से इतिहासकार हैं, लेकिन फिर भी आप अब आधिकारिक इतिहास की कड़ी आलोचना करते हैं। ऐसा क्या हुआ? क्यों? आपके साथ क्या हुआ? आखिरकार आधिकारिक इतिहासकार इतिहास की आलोचना नहीं करते, लेकिन आप तो कह सकते हैं कि दूसरी ओर चले गए हैं। देखिए, ये कैसे कहें, इतिहास में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें इतिहासकार छूना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। मुझे लगता है ये उस व्यवस्था से जुड़ा है जो खुद इतिहास के ऊपर बनाई गई थी। बस वैसे ही जैसे विज्ञान में कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिन्हें स्थापित किया गया है, और किसी भी हालत में आपको इन सिद्धांतों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इतिहासकार के रूप में करियर तुरंत ही खत्म हो जाता है। बस। और स्वाभाविक रूप से इसी आधिकारिक इतिहास के रास्ते पर चलना होता है। बिल्कुल, अगर ईमानदारी से कहें तो वहाँ बहुत सी समझदारी की बातें हैं और बहुत सी चीज़ें लोगों ने खुद सोची हैं और बहुत कुछ लिखा भी गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं जो आपस में मेल नहीं खाते। इतिहास में कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिन पर सवाल उठाना मना है, उन्हें चुनौती देना प्रतिबंधित है। और वे सभी लोग जो इनसे बहस करने की कोशिश करते हैं, वे तुरंत ही इतिहासकारों की श्रेणी से बाहर कर दिए जाते हैं और स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रकाशित भी नहीं किया जाता। बस। लेकिन निश्चित रूप से इन सवालों में से कई बहुत दिलचस्प हैं, और अगर आप इन पर काम करना चाहते हैं तो आप इन्हें आधिकारिक इतिहास में नहीं कर सकते, ये बिल्कुल असंभव है। मैं आपको इसका एक बेहतरीन उदाहरण दे सकता हूँ। ये सभी को पता है। ऐसे एक या कहें कि एक महान इतिहासकार थे, थॉर हेयरडाल। वह रूस में लोकप्रिय थे, पश्चिम में भी लोकप्रिय थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखीं और बहुत सी ऐसी चीज़ें खोजीं जिन्हें पारंपरिक इतिहास नहीं खोज सका था। उदाहरण के लिए द्वीपों का, जैसे कि ईस्टर द्वीप और अन्य पोलिनेशियन द्वीपों का दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से बसाया जाना, उन्होंने ये सब प्रयोगात्मक तरीके से किया। इसी तरह उन्होंने अटलांटिक महासागर को पपीरस की नावों की मदद से पार करने के सिद्धांत की भी जांच की, और यह भी उन्होंने खुद ही किया। और कुल मिलाकर वह, क्या कहें, सबके चहेते थे उस समय तक, जब तक उन्होंने एक विस्तृत और गहन सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया जिसे उन्होंने ओडिन की खोज कहा। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत में यह वास्तव में कोई पारंपरिक किताब नहीं थी, बल्कि सावधानीपूर्वक एकत्रित किए गए प्रश्नों और गहन विचारों का एक विशाल संग्रह था। वह यह साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्राचीन स्कैंडिनेवियाई सभ्यता, वह विशेष रूप से आजोव सागर के विस्तृत क्षेत्र से आई थी, जैसे कि ऐतिहासिक मारियुपोल, प्राचीन आजोव और प्रसिद्ध रोस्तोव ऑन डॉन जैसे महत्वपूर्ण स्थान, यानी लगभग उसी उसी क्षेत्र से। और उस पर पूरा वैज्ञानिक समुदाय टूट पड़ा। वास्तव में उसे एक इंसान के रूप में नष्ट कर दिया गया, उसके काम को बदनाम कर दिया गया, और आज तक, मैंने हाल ही में ही जांचा था, यह सिद्धांत आगे नहीं बढ़ा। कोई भी इसे नहीं पढ़ता, और यहाँ तक कि सभी इसे छूने से भी डरते हैं। बस। लेकिन यह सिद्धांत बहुत दिलचस्प है, और यही 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 जो एक विशिष्ट अभिजात्य सोच है, वह मुझे पसंद नहीं है। और जैसे इतिहास का अध्ययन करना असंभव है, क्योंकि आप केवल उन्हीं दिशाओं में उसका अध्ययन कर सकते हैं जिनमें आपको जाने की अनुमति है। और अगर आप कुछ ऐसा खोज लेते हैं जो सही नहीं है, तो आपको तुरंत रोक दिया जाता है और बस आपका करियर वहीं खत्म हो जाता है। यानी आप इतिहास में स्वतंत्र खोज करना चाहते हैं, लेकिन पता चला कि इसका कार्यक्षेत्र काफी सीमित है। ये सीमित है, हाँ। और आप जानते हैं, ये अब एक तरह से मैं कहूँगा एक सामाजिक सवाल है। इसे किसने सीमित किया है? वैसे इतिहासकार होते कौन हैं एक इंसान के रूप में?
आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति इतिहास का प्रोफेसर क्यों बनता है? आपकी राय में, आपको क्या लगता है? शायद वह व्यक्ति अतीत को पसंद करता है, उसे यह जानने में दिलचस्पी है कि अतीत में क्या हुआ था और इसी वजह से वह इस क्षेत्र में जाता है। हाँ, आंशिक रूप से सही है, लेकिन कुल मिलाकर लोग जो ये सब नहीं है, कुछ बेहतरीन इतिहास के प्रोफेसर हैं, कुछ सच में विशेषज्ञ हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतिहासकार अपनी अपनी इस तरह की संरचना में, इस नौकरशाही ढांचे में आमतौर पर बचकाने लोग होते हैं। क्योंकि इसे क्या कहें, हमेशा के छात्र। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, जैसे कि अपनी प्रारंभिक नर्सरी से लेकर स्कूल तक, स्कूल से फिर कॉलेज में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर मास्टर की, कुछ अतिरिक्त सर्टिफिकेट भी लिए और अंततः डॉक्टरेट की उच्च डिग्री प्राप्त की। और 40 साल की उम्र में वे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां वे प्रोफेसर बन जाते हैं। और आप जानते हैं, वैसे प्रोफेसरों की कॉन्फ्रेंस देखना बहुत दिलचस्प होता है। ये लोग, वे हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ऐसा, हाँ हूँ। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे लगातार किसी न किसी को उद्धृत करते रहते हैं। यानी वे अपने नाम से स्वतंत्र रूप से बोल ही नहीं सकते। उनके पास हमेशा उद्धरण होने चाहिए। इतिहास में, जैसे कि किसी भी विज्ञान में, जैसे भौतिकी में, वहाँ आइंस्टीन है, वहाँ आइंस्टीन ने ये कहा, न्यूटन ने वो कहा। इतिहास में भी अपने महान लोग हैं। ये मान लीजिए जैसे कि क्रॉनिकल है उदाहरण के लिए, वहाँ बेडे, जेफरी ममोस्की, अम्मियानुस मार्सेलिनस गिल्डास। रूसी इतिहास में यह नेस्तर है, पॉवेस्ट व्रेमेन्यक लेट, फिर कुछ और करामजिन वगैरह, और इसी तरह आगे। यानी इतिहास के प्रोफेसर बस अपना मत नहीं रखते, वे जैसे दूसरों को उद्धृत करते हैं, और तो ऐसा ही होता है। मैंने इसे दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। यानी इसमें बुरा क्या है? लोग जैसे तैसे काम करते हैं, वेतन पाते हैं, उनके परिवार भी होंगे, तो किसी तरह उन्हें अपना गुजारा करना ही है, बस। लेकिन इन लोगों में से अधिकांश, जैसा कि मुझे लगता है, उन्हें उन्हें अपना काम पसंद नहीं है, बस। लेकिन वे ये काम करते हैं क्योंकि वे कुछ और नहीं कर सकते। और जैसे उनकी यह ऐतिहासिक नौकरशाही विश्वविद्यालय व्यवस्था ने उन्हें एक निश्चित दायरे में बांध दिया है, तो वे बस लिखते रहते हैं, अपनी अपनी प्रकाशित रचनाएं लिखते हैं। देखिए, इतिहास, दरअसल इतिहास वह विज्ञानों से, प्रकाशनों के नज़रिए से थोड़ी अलग है। विज्ञान में कैसे होता है, वहाँ फिर भी कुछ न कुछ प्रयोग होते रहते हैं, कुछ न कुछ खोजा जाता है, लेकिन वे सब छोटी-छोटी बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री इस दिशा में चलता है, या और इसी पर एक लेख लिखा जा सकता है। लेकिन इतिहास में आप किस बारे में लिखेंगे? सारे दस्तावेज तो बहुत पहले ही मिल चुके हैं। असल में अब कोई कुछ नया नहीं खोज रहा है। यही बात है। कभी-कभी कुछ मिल भी जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नकली है। यही बात है। और इतिहास के प्रोफेसर वे मुख्य रूप से इस विषय के विशेषज्ञ अनुवादों का ही काम करते हैं। यानी कोई पुराना पाठ लिया जाता है और उदाहरण के लिए जो भी अनुवाद उपलब्ध हैं, उन्हें देखा जाता है। फिर वे उसे अपने तरीके से दोबारा अनुवादित करते हैं और कहते हैं, देखिए, यहाँ कुछ शब्द गलत अनुवादित हुए थे, इसलिए इस पाठ का अर्थ थोड़ा अलग है। लेकिन मूल पाठ की बात नहीं बदलती। बस ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं, और यह न तो दिलचस्प है, न ही रोमांचक। और यहाँ यहाँ अब कुछ भी कहने को बचा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यानी यह एक ऐसी व्यवस्था है जो शुरू से ही इस तरह बनाई गई है कि इसमें असल में करने के लिए कुछ खास है ही नहीं। सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, सब कुछ पहले ही उजागर हो चुका है, सब कुछ जैसे कि व्यवस्थित कर दिया गया है ना? इतिहास में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वे सब प्रतिबंधित विषय हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने उदाहरण दिया था थोर हेयरडाल का। अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको आपको बाहर कर दिया जाता है। और भी उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए सबसे प्रसिद्ध वैकल्पिक विचारधारा वाले इतिहासकार उत्तरी अमेरिका के ग्रैहम हैनकॉक। वही बात, यानी उस व्यक्ति के पास अपनी खुद की थ्योरीज हैं, फिर से इतिहास की व्याख्याएं, और उसे उसे लगातार सभी पुरातत्वविद और इतिहासकार जैसे कि पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। यानी कहते हैं कि वह मूर्ख है, वह नस्लवादी है। यह अमेरिका में काफ़ी आम है। अगर आप किसी को नस्लवादी कह दें तो आपकी भी करियर खत्म हो सकती है। यानी उसके पास ऐसी थ्योरीज हैं कि जैसे दक्षिणी अमेरिका की स्थापना इंडियनों ने नहीं की, बल्कि शायद कोई और वहां आकर बसा, तो उसे तुरंत कहा जाता है, तुम नस्लवादी हो, क्योंकि तुम इंडियनों से उनके जन्म स्थान और उनकी उपलब्धियों का अधिकार छीन रहे हो। और बस यही है, लगभग इसी तरह से सब कुछ काम करता है।
फिर से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने भी अपने व्यक्तिगत अनुभव में इससे सामना किया है, हालाँकि थोड़े हल्के रूप में। एक समय मुझे इन भूमिगत आप जानते हैं भूमिगत शहरों का सवाल बहुत ही अधिक दिलचस्प लगता था, जो कहाँ हैं तुर्की में। विशेष रूप से मुझे यह जानने में बहुत उत्सुकता थी कि ये प्राचीन और रहस्यमय भूमिगत शहर वास्तव में कहाँ स्थित हैं और उनका इतिहास क्या है। वहाँ वे ऐसे हैं जैसे चींटी के बिल, यानी ज़मीन के नीचे। और खैर, जैसे कि किसी को नहीं पता कि ये क्या है। आधिकारिक इतिहास के अनुसार ये शहर इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग वहाँ छुप सकें। जैसे कि अगर कोई दुश्मन सेना आ रही हो, तो वे इस सेना को देखते हैं और तुरंत ही इस भूमिगत शहर में छुप जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं और बस। बहुत बढ़िया। अगर मैं दुश्मन की जगह होता तो वेंटिलेशन के छेदों के पास जाता, वहां कोई जलती हुई घास या कुछ और फेंक देता, है ना? और फिर वे लोग जमीन के नीचे से बाहर निकलने लगते। सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, ये तो पूरी तरह से बेवकूफी है। मतलब आप छुप नहीं सकते। ये पूरी तरह से मूर्खता है। यहाँ तक कि जानते हैं वहाँ कोई घास वगैरह फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि शायद ऐसा करने से यह जल्दी हो जाएगा। आखिरकार आप बस इन सभी रास्तों को घेराबंदी में ले सकते हैं और खुद ही सोचिए, मान लीजिए ज़मीन के नीचे बैठे हैं। कितने लोग होंगे वहाँ? 5,000 लोग, है ना? हम्म, तो इन सभी लोगों को खाना चाहिए। इन सभी लोगों को देखिए, उन्हें कहीं न कहीं अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी होंगी। कोई बीमार हो जाता है, कोई आप खुद समझ सकते हैं, है ना? यानी कुछ ही दिनों में ये लोग जो ज़मीन के नीचे बैठे हैं, इन शहरों में जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वे बस, माफ़ कीजिए, अपने ही गंदगी में डूबने लगेंगे। बस, और तुरंत ही संक्रमण फैलने लगेंगे। और देखिए, ये तो सरासर बेतुका है। मतलब अगर आप इसे तर्क की दृष्टि से देखें, तो इसका कोई आधार ही नहीं बनता, कोई तुक नहीं है। और वैसे भी ऐसे फ़ोरम हैं जहाँ इतिहास के प्रोफ़ेसर, पुरातत्वविद वगैरह मौजूद रहते हैं और वे इन विषयों पर चर्चा करते हैं। ये विषय वहाँ उठा, मैं भी वहाँ गया, कमेंट करना शुरू किया और असल में वही बात कही जो हम अभी-अभी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ कुछ तो मेल नहीं खाता। ये शहर निश्चित रूप से किसी और उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। और आप जानते हैं, वहाँ जवाब काफ़ी सख्त थे। और मैंने उदाहरण के लिए कहा, तो चलिए कल्पना करते हैं कि ये लोग अंदर जाते हैं तो वे अपने साथ कितना खाना ले जा सकते हैं। और पानी। हाँ, और तुरंत ही किसी ने, और पानी भी, हाँ, और तुरंत ही कोई पुरातत्व के प्रोफेसर मुझे बोले कि आप जानते हैं इतिहास में कभी भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी लोग बस बुनियादी तर्क, बुनियादी तथ्यों को देखना ही नहीं चाहते और वे उन पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। ये तो बस एक छोटा-सा उदाहरण है। लेकिन यही यही स्थिति ऐतिहासिक जैसे कि समुदाय में है। तो अब क्या किया जा सकता है? ऐसा ही है जैसी स्थिति है। यानी अगर आप फिर से इतिहास को गहराई से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि जहाँ ये सवाल हमें बहुत ही रुचिकर प्रतीत होता है, तो अकादमिक हलकों में वहाँ यह करना ख़ास तौर पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। नतीजा ये है कि इतिहास बहुत सख्ती से नियंत्रित किया गया है। कुछ निश्चित दृष्टिकोण, सिद्धांत हैं जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती और जिनका पालन करना जरूरी है। असल में यह जो विज्ञान इतिहास की एक व्यवस्थित इमारत है, वह पहले ही बन चुकी है, शायद 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत में, और तब से लेकर अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया है ना? मुझे बस ये जानना था, उदाहरण के लिए मेरे पास एक दस्तावेज़ है, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या देखा था। शायद मैंने कुछ काम देखे थे। सबसे पहले जो मैंने देखा वह था संत ऑगस्टीन हिप्पो के कार्य। वही जिन्होंने ईश्वर का नगर लिखा था, उनकी प्रसिद्ध रचना और प्रकाशित वाक्य भी। और मुझे यह जानने में दिलचस्पी हुई, ठीक है, हमारे पास सबसे पुराने यानी पांडुलिपियाँ कौन-कौन सी हैं? क्योंकि वह, जैसे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये व्यक्ति 5वीं सदी में आधिकारिक रूप से जीवित था और लिखता था। हाँ, तो क्या हमारे पास 5वीं सदी से कोई दस्तावेज़ बचे भी हैं? तो पता चलता है कि वे बचे ही नहीं हैं। मतलब जो दस्तावेज़ हैं, वे 13वीं सदी के आसपास के माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। और ये दस्तावेज़ आखिर कब मिले थे? ये दस्तावेज़ 13वीं सदी के माने जाते हैं, लेकिन इन्हें कब खोजा गया? और यहाँ यह स्पष्ट रूप से निकलता है कि इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालक्रमों में से अधिकांश, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 19वीं सदी के मध्य में ही खोजे गए थे। यानी इनकी खोज की कहानी हमेशा एक जैसी ही रहती है। यानी किसी कॉन्स्टेंटिनोपल की कोई लाइब्रेरी हो, या फ्रांस में, या स्पेन में, या इटली में, कोई व्यक्ति किसी अभिलेखागार में खोजबीन कर रहा था और अचानक उसे कोई पुरानी मठ की पांडुलिपि मिल गई।
और फिर यही है, यही है, यही है, ये कहानी पढ़िए। ऐसा ही हाल ऐतिहासिक पुरानी नक्शों के साथ भी है। यानी उनके पास नक्शे हैं, वे निश्चित तारीख पर दिनांकित किए गए हैं। लेकिन उन्हें कब खोजा गया? ये 19वीं सदी के मध्य की बात है। लेकिन फिर भी सबके साथ ऐसा नहीं है। कुछ दस्तावेज हैं जो निश्चित रूप से और भी पुराने हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या है कि हमारे पास उस कहानी की सच्चाई के स्पष्ट और ठोस प्रमाण नहीं हैं जो हमें सुनाई जाती है। इतिहास के साथ मामला कुछ ऐसा है। असल में इतिहास जैसा कुछ नहीं है। जो है वह इतिहास की व्याख्या है। क्यों इतिहास नहीं है? क्योंकि हम वहां मौजूद नहीं थे। यानी हमें नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। एक निश्चित व्याख्या मौजूद है और जो आधिकारिक इतिहासकारों की व्याख्या है वह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें उन्होंने निकाला है बस। और मान लीजिए वैकल्पिक इतिहासकारों की व्याख्या किसी और दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो इस तरह इतिहास की व्याख्याओं के बीच एक तरह की लड़ाई चलती रहती है। असल में क्या हुआ था? हम फिर से कहूँ वहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। हम ठीक-ठीक पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं, बस। और जो उदाहरण के लिए ये दावा करेगा कि सब कुछ ठीक-ठीक ऐसे ही हुआ था, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास टाइम मशीन होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उससे ये तय करना बहुत मुश्किल है। और यही तो बात है, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही हुआ था और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह ऐसे ही हुआ था। और इतिहास की किताबों में लिखा है कि देखो, इसमें कोई शक मत करो, जैसा हमने लिखा है वही सच है, सब कुछ ऐसे ही हुआ था। लेकिन यह तो बस एक ही संस्करण है, तो बाकी कहाँ हैं? बाकी संस्करण कहाँ हैं? आप सिर्फ एक ही संस्करण को सही क्यों मानते हैं? और जैसा आपने सही कहा, इतिहास तो हमेशा बदलता रहता है। यानी हमने यह रूसी साम्राज्य के विघटन में देखा है। वहां सोवियत संघ बनाया गया, इतिहास को फिर से लिखा गया, फिर सोवियत संघ टूट गया और फिर से इतिहास को लिखा गया। अब फिर से इतिहास को बदला जा रहा है। हमारे यहाँ रूस में कुछ ऐतिहासिक तथ्य तो लगभग हर 10 साल में बदल जाते हैं। इतिहास का अध्ययन करना, ये तो वाक़ई एक शानदार विज्ञान है। मैं सभी को इसे पढ़ने की सलाह दूँगा, लेकिन मैं ये सलाह दूँगा कि इसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ें। उस तरीके से नहीं जैसा संस्थान में पढ़ाया जाता है, बल्कि उस तरीके से देखिए, कभी भी प्राचीन ग्रीस या रोम का अध्ययन न करें। वो बहुत दूर की बात है और पता नहीं वो सच भी है या नहीं। स्थानीय स्तर पर इतिहास का अध्ययन करें। यानी हर शहर की अपनी एक अलग इतिहास होती है, अपने कुछ पुराने भवन होते हैं, अपने स्मारक होते हैं, अपने संग्रहालय होते हैं, अपनी कुछ भूगोलिक नक्शे होते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण जगहों से साथ ही आप वहीं पर स्वयं मौजूद भी होते हैं। आप इन सभी जगहों से बहुत सारी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस इससे जैसे कि तर्क के साथ बस सामान्य सामान्य समझ के साथ जोड़ें और हमेशा याद रखें कि लोग ज़्यादा बदले नहीं हैं। लोगों की जो प्रेरणा आज है वही पहले भी थी और आप अपने लिए बहुत कुछ नया खोज लेंगे और मुझे लगता है आप इतिहास को समृद्ध भी करेंगे। आ, फिर से इतिहास की स्थिति अभी हमारे पास जैसी है वैसी ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर से अगर पर्याप्त संख्या में लोग ये कहेंगे वाह कि सब कुछ जनता के सामने आ रहा है, कुछ तो निश्चित रूप से गड़बड़ है, तो आधिकारिक इतिहास भी कहें तो धीरे-धीरे बदलने लगेगा। शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन बस ये मेरी एकदम निजी और व्यक्तिगत सलाह है और बस इतना ही कहना है।